गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम, जैसा कि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे कि हमने तत्वों के प्रतीकों के बारे में जाना था कि तत्व के प्रतीक कौन कौन से, जैसे हाइड्रोजन का प्रतीक H होता है, कार्बन का C होता है, नाइट्रोजन का N होता है। आज हम उससे आगे की क्लास लेंगे। आज हम पढ़ेंगे परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? परमाणुओं का जो द्रव्यमान होता है उसे हम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। जैसे कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इन तीनों के द्रव्यमानों का योग ही परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। परमाणु द्रव्यमान की सर्वप्रथम जो व्याख्या की थी वो थे जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने कहा कि प्रत्येक तत्व का अभिलाक्षणिक गुण उसका परमाणु द्रव्यमान होता है। ठीक, पर किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना इतना आसान नहीं था। ठीक है, तो उन्होंने, जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया, रासायनिक संयोजन के नियमों का उपयोग किया तथा उससे व्युत्पन्न या उससे जो उत्पन्न यौगिक थे उनके सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किया था। आइए हम जानते हैं कि परमाणु द्रव्यमान कैसे ज्ञात करते हैं, क्या हुआ था। आज हम अपना नया टॉपिक लेंगे, परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु का जो द्रव्यमान होता है उसे परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान परमाणु का होता है, परमाणु का होता है। और जो आणविक द्रव्यमान होता है वह अणु का होता है। यानी कि कोई परमाणु है, जैसे कि एक परमाणु है, ठीक है, इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे हैं, ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, इन तीनों कणों के द्रव्यमान, इन तीनों कणों के इन तीनों कणों के द्रव्यमान के योग को, इन तीनों कणों के द्रव्यमान के योग को परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, इन तीनों कणों के द्रव्यमान के योग को हम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। जैसे एक तत्व है, ये है, इसमें इलेक्ट्रॉन बाहर की कसम चक्कर लगा रहे हैं और ये न्यूट्रॉन और ये प्रोटॉन, तो इन तीनों कणों का जो जो द्रव्यमान होगा वो मिलाकर इस तत्व का, इस परमाणु का द्रव्यमान होगा। या इसकी एक परिभाषा और है, एक परमाणु के द्रव्यमान को, एक परमाणु के द्रव्यमान को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। यानी कि एक परमाणु होगा, इसका जो द्रव्यमान होगा वह परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। यानी कि परमाणु द्रव्यमान यानी कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, ये सब मिलकर क्या कहलाते हैं, इन सब का क्या कहलाता है, परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान, इन तीनों गुणों का योग क्या कहलाता है, परमाणु द्रव्यमान। मैं बता चुका हूं कि परमाणु द्रव्यमान की जो सर्वप्रथम संकल्पना दी थी वो थी जॉन डाल्टन ने। परमाणु द्रव्यमान की सबसे विशिष्ट संकल्पना, परमाणु द्रव्यमान की सबसे विशिष्ट संकल्पना जॉन डाल्टन ने दी थी। जॉन डाल्टन ने दी थी। इनके अनुसार
इनके अनुसार प्रत्येक तत्व का एक अभिलाक्षणिक द्रव्यमान होता, प्रत्येक तत्व का एक अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। इनके अनुसार प्रत्येक तत्व का एक अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। इनके अनुसार प्रत्येक तत्व का एक अभिलाक्षणिक द्रव्यमान होता है। जॉन डॉल्टन ने जो अपना स्थिर अनुपात का नियम दिया था, वो उसके आधार पर अनेक वैज्ञानिक परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए अग्रसर हुए, लेकिन किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना इतना आसान नहीं था। तो हम सबसे पहले एक यौगिक लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। एक एग्जाम्पल लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का। कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन तथा ऑक्सीजन से निर्मित एक यौगिक है, ठीक है। अगर हम 3 ग्राम कार्बन व 4 ग्राम ऑक्सीजन को संयुक्त करें तब हमें कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होती है। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम कार्बन मोनोऑक्साइड का। कार्बन मोनोऑक्साइड एक एग्जाम्पल है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि कार्बन तथा ऑक्सीजन को मिलाने पर हमें कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होती है। ये इसका रासायनिक CO। अब जैसे कि मैंने बताया कि 3 ग्राम कार्बन और 4 ग्राम ऑक्सीजन को हम संयोजित करें तब हमें कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होती है। 3 ग्राम कार्बन तथा 4 ग्राम ऑक्सीजन, 3 ग्राम कार्बन तथा 4 ग्राम ऑक्सीजन को संयोजित करने पर हमें कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होती है। ठीक है स्टूडेंट, 3 ग्राम कार्बन तथा 4 ग्राम ऑक्सीजन को संयोजित करने पर हमें कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होती है। या फिर इसे हम दूसरे शब्दों में कहें कि कार्बन 4/3 गुना अधिक द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन से संयुक्त होती है। या फिर ऐसे कह सकते हो कि कार्बन अपने से 4/3 गुना अधिक द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन से संयोजित होती है, या कार्बन अपने से 4/3 गुना अधिक द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन से संयुक्त होती है। ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होता है। यानी कि कार्बन अपने से 4/3 गुना अधिक जो द्रव्यमान वाला ऑक्सीजन होगा उसके साथ संयुक्त होता है, तब हमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। अब अगर हम मान लें कि किसी परमाणु की द्रव्यमान इकाई को हम कार्बन की 1 इकाई मानते हैं, तब कार्बन मोनोऑक्साइड का द्रव्यमान यानी कार्बन का जो द्रव्यमान होगा वो 1
एक यू यानी यूनिफाइड होगा या एक एएमयू होगा, तथा ऑक्सीजन का 1.33 एएमयू या यू होगा। मान लीजिए हम परमाणु द्रव्यमान की इकाई मान लीजिए हम परमाणु द्रव्यमान की इकाई को एक कार्बन परमाणु द्रव्यमान के बराबर मानते हैं। परमाणु द्रव्यमान की इकाई एक कार्बन परमाणु द्रव्यमान के बराबर मानते हैं, तो ठीक है। तो जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है KCO, मान लीजिए हम परमाणु द्रव्यमान की इकाई एक कार्बन परमाणु द्रव्यमान के बराबर मानते हैं, तो जैसे ये कार्बन है तो इस C यानी इस कार्बन का जो द्रव्यमान होगा वो 1.0 U या AMU होगा, और इस ऑक्सीजन का होगा 1.33 U या AMU होगा। तो ऑक्सीजन कार्बन का 1.0 U या AMU होगा तथा ऑक्सीजन का 1.33 U या AMU होगा। हम सबसे पहले जो कार्बन जो हमने परमाणु द्रव्यमान इकाई थी मानी थी वो AMU थी, लेकिन आजकल IUPAC U को मानती है, यानी यूनिफाइड द्रव्यमान। IUPAC परमाणु द्रव्यमान की इकाई U यानी यूनिफाइड द्रव्यमान सबसे पहले जो इकाई चली थी वो थी AMU। उसके बाद जो IUPAC द्वारा द्रव्यमान की इकाई दी गई थी वो U है, जिसे हम यूनिफाइड द्रव्यमान कहते हैं। वैसे तो जो परमाणु द्रव्यमान की इकाई उसे हम पूर्णांक या लगभग पूर्णांक में मानते हैं। उसके बाद बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग विचार व्यक्त किए थे, लेकिन प्रारंभ में जो प्राकृतिक जन्य ऑक्सीजन के 1/16 भाग को परमाणु द्रव्यमान की इकाई माना गया था। प्रारंभ के अंदर जो शुरुआत में जो द्रव्यमान की इकाई मानी गई थी कार्बन से पहले, वो सबसे पहले जो तत्व लिया गया था वह था ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के 1/16 भाग की जो इकाई को परमाणु द्रव्यमान की इकाई माना गया था। तो सर्वप्रथम प्रारंभ में वैज्ञानिकों ने प्रकृतिजन्य ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/16 भाग को इकाई के रूप में लिखा।
यानी कार्बन से पहले जो इकाई ली गई थी वो थी ऑक्सीजन परमाणु की, और ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/16 भाग इकाई के रूप में लिखा गया था। इसके दो कारण थे, इसके दो इसके दो कारण थे। सबसे पहला कारण था ऑक्सीजन सभी तत्वों के साथ अभिक्रिया करता है, यानी ऑक्सीजन सभी यौगिकों के साथ अभिक्रिया करता है। सबसे पहला था ऑक्सीजन सभी तत्वों के साथ अभिक्रिया करके यौगिक बनाता है। ऑक्सीजन सभी तत्वों के साथ अभिक्रिया करके यौगिक बनाता है। और दूसरी ये थी कि जो तत्वों के साथ अभिक्रिया कर रहा है वो जो परमाणु द्रव्यमान प्राप्त होता है वो इकाई के रूप लगभग पूर्णांक के रूप में प्राप्त हुआ। जितने भी यौगिक के साथ हमने ऑक्सीजन की अभिक्रिया करी उनका जो परमाणु द्रव्यमान प्राप्त हुआ वो लगभग पूर्णांक के रूप में प्राप्त हुआ था। तो दूसरा होगा इस परमाणु द्रव्यमान इकाई को याद करने के लिए इस परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा अधिकांश तत्वों के परमाणु द्रव्यमान लगभग पूर्णांक में प्राप्त हुए। जो सर्वप्रथम जो हमने परमाणु इकाई माना था वो थी ऑक्सीजन की 1/16 भाग को इकाई के रूप में लिखा गया। इसके दो कारण थे कि ऑक्सीजन सभी तत्वों के साथ अभिक्रिया करता है और इसका इस परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा अधिकांश तत्वों के परमाणु द्रव्यमान जो हमें प्राप्त हुए लगभग पूर्णांक में प्राप्त हुए थे। लेकिन बाद में भी इस थ्योरी को चेंज किया गया था। उसके बाद में हमने कार्बन 12 समस्थानिक के 12वें भाग को परमाणु इकाई के रूप में हमने उन्हें सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया था। तो नेक्स्ट था अपने पास सन 1961 में सन 1961 में परमाणु द्रव्यमान को याद करने के लिए सन 1961 में परमाणु द्रव्यमान को याद करने के लिए परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 समस्थानिक को सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया। क्यों? क्योंकि कार्बन
प्रकृति में लगभग 90% 80 से 90% तत्वों के साथ अभिक्रिया करके यौगिक बनाता है। इसलिए हमने बाद के अंदर 1961 में ऑक्सीजन के बाद हमने जो परमाणु द्रव्यमान की इकाई को लिया था वो थी कार्बन 12 के समस्थानिक का उपयोग किया था। कार्बन 12 समस्थानिक की एक परमाणु द्रव्यमान के कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक है स्टूडेंट, तो कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान की 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान के रूप में उपयोग किया जाता है या काम में हम लेते हैं। यानी कार्बन 12 का जो एक समस्थानिक है उसके हम 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान के रूप में हम उपयोग किया जाता है या उपयोग करते हैं। इसको हमें आपको जैसे कि एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं हम। जैसे एक रोटी है, ठीक है, एक रोटी है, मैं इसके 4 भाग करता हूँ, ठीक है, एक रोटी के हमने 4 भाग किए, तो इसका मतलब हो गया कि एक रोटी जो उसके यानी एक रोटी जिसके 4 भाग किए तो यानी इस रोटी का तो कुल भार हो जाएगा 4 ग्राम या 4 किलो का, और मैं इसके 4 भाग कर रहा हूँ, यानी कि प्रत्येक भाग हो जाएगा 1-1 किलो का। इसी तरह आपके सब्जेक्ट आपकी किताब में एक उदाहरण दे रहा है तरबूज वाला, या फिर मैं रोटी वाला भी उदाहरण वापस समझाता हूँ। जैसे कि एक रोटी है, वो एक रोटी 4 किलो की है और मैं उसको 4 भागों में बांट देता हूँ, तो प्रत्येक भाग 1-1 किलो का हो जाएगा। इसी तरह आप एक तरबूज लिए, जैसे एक दुकानदार है वो एक तरबूज लेकर आता है, ठीक है, वो कहता है कि ये तरबूज है 12 किलो का, ठीक है, यानी 12 AMU या U का, ठीक है। अब वो इस तरबूज को कहता है कि ये 12 किलो का है, बिना माप के दे रहा है, कोई तराजू नहीं है, किसी का उपयोग नहीं कर रहा है, और वो कह रहा है कि ये तरबूज है 12 किलो का, या फिर इसे हम 12 AMU या हम U मान सकते हैं। और बाद के अंदर वह इस तरबूज के बराबर 12 टुकड़े करता है, ये तरबूज के बराबर वह 12 टुकड़े करता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। वो जैसे वो तरबूज लेके आया दुकानदार, वह 12 किलो का है या 12 AMU मान सकते हो आप। इसी तरबूज को वह 12 बराबर टुकड़ों में भाग देता है, यानी ये कार्बन 12 का एक समस्थानिक है, वह इसके 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में हम मानते हैं। यानी कि एक तरबूज है वह 12 किलो का है, यानी 12 AMU का है, वह इस तरबूज को 12 बराबर भागों में बांट देता है और पाता है कि उसके द्वारा जो बेचा जा रहा प्रत्येक फल, यानी उसके द्वारा जो ये फल बेचा जा रहा है, उसके द्वारा जो ये फल बेचा जा रहा है, प्रत्येक फल का द्रव्यमान, यानी जो प्रत्येक फल का जो द्रव्यमान है वह तरबूज के एक टुकड़े के द्रव्यमान के सापेक्ष है। यानी कि जो वह फल बेच रहा है, यानी वह जो एक ये बेच रहा है, ये एक तरबूज का एक टुकड़ा बेच रहा है, वह तरबूज के इस टुकड़े के द्रव्यमान के सापेक्ष है, यानी इन सबका द्रव्यमान बिल्कुल
बराबर है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? यानी कि एक तरबूज 12 किलो का है और वह उसे बराबर 12 भागों में बांट देता है, तो प्रत्येक टुकड़ा होगा वह उसके 12वें भाग के बराबर होगा, इसके 12वें भाग के बराबर होगा। यानी प्रत्येक टुकड़ा का जो वजन होगा वो बिल्कुल सेम होगा। यानी कि वह जो फल बेच रहा है, यानी वह जो जो प्रत्येक फल, ठीक है, प्रत्येक प्रत्येक फल का टुकड़ा, प्रत्येक फल का द्रव्यमान, यानी प्रत्येक फल का द्रव्यमान तरबूज के एक टुकड़े के द्रव्यमान के सापेक्ष होता है। यानी प्रत्येक फल का द्रव्यमान, यानी उसके द्वारा जो बेचा जा रहा प्रत्येक फल का द्रव्यमान तरबूज के एक टुकड़े के द्रव्यमान के, तरबूज के एक टुकड़े के द्रव्यमान के सापेक्ष है। यानी वह जो प्रत्येक फल वह बेच रहा है, प्रत्येक फल का द्रव्यमान, यानी जो बेचा गया प्रत्येक फल का, जितने भी उसने फल बेच दिए, तो तरबूज की एक टुकड़े के द्रव्यमान के सापेक्ष, यानी जो इसका द्रव्यमान होगा वह इसके बराबर होगा। यानी इन चारों का द्रव्यमान टोटल 12 किलो का होगा। यानी कि एक तरबूज 12 किलो का है तो प्रत्येक टुकड़ा हो जाएगा आपके पास 1-1 किलो का। ठीक है, तो टोटल तरबूज का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 12 किलो। और उसने जो इस की इकाई दी थी वो FMU इकाई दी थी। FM यानी फ्रूट द्रव्यमान इकाई, इसकी जो इकाई थी वह FMU यानी फल द्रव्यमान इकाई, इसकी जो इकाई दी थी वह थी फल द्रव्यमान इकाई। तो ये था आपके कार्बन मानक समस्थानिक के परमाणु द्रव्यमान के 1/12 भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान के रूप में उपयोग किया गया। एक तरबूज था 12 किलो का, ठीक है, वह लेकर आया और बिना तोले उसे बेच रहा है और इस तरबूज के उसने बराबर 12 भाग किए। यानी इसका मतलब जो प्रत्येक फल का प्रत्येक बेचे जा रहे प्रत्येक फल का द्रव्यमान तरबूज के एक टुकड़े के द्रव्यमान के सापेक्ष, यानी प्रत्येक जो फल का टुकड़ा है उसका द्रव्यमान बिल्कुल बराबर है। यानी जो यह 1 किलो का है तो यह भी 1 किलो का होगा, ये भी 1 किलो का होगा। तो ये था कार्बन, ये था परमाणु द्रव्यमान। इसके अलावा इसमें है किसी तत्व के सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान को, किसी तत्व के सापेक्ष, किसी तत्व के सापेक्ष परमाणु, किसी तत्व के सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का, उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का, कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के, कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के, 1/12वें भाग के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जाता है। 1/12वें भाग के अनुपात में, 1/12वें भाग के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जाता है। परिभाषित किया जाता है। ये था परमाणु द्रव्यमान। इसके बाद आपके पास है कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान कैसे ज्ञात करते हैं, मैं आपको बताता हूं।
कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान, तत्वों के परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान, अगर आपको परमाणु क्रमांक ज्ञात है तो आप उसको परमाणु द्रव्यमान आसानी से निकाल सकते हैं। किसी भी तत्व के परमाणु क्रमांक का दुगना हमेशा परमाणु द्रव्यमान कहलाता है या उसका परमाणु द्रव्यमान होता है। किसी भी तत्व के परमाणु क्रमांक का दुगना परमाणु द्रव्यमान होता है। परमाणु द्रव्यमान होता है। जैसे तो परमाणु द्रव्यमान यानी कि 2 इंटू परमाणु क्रमांक। जैसे हाइड्रोजन का 1 हो गया, एक हाइड्रोजन। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तो इसका दुगना 12। नाइट्रोजन 7, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है तो इसका दुगना 14। यानी किसी भी तत्व के परमाणु क्रमांक का दुगना वह परमाणु द्रव्यमान होता है। जैसे मैं आपको और एक उदाहरण देता हूँ, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 तो इसका 16। सोडियम का 11 होता है, लेकिन इसका जो परमाणु क्रमांक होगा वह 23 होता है। वैसे आप सोडियम के बाद मैग्नीशियम ले लो, चौदह होता है, उसका 12 होता है मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक, तो इसका परमाणु द्रव्यमान 24 हो जाएगा। इस तरह हम किसी भी तत्व के परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात कर सकते हैं। अब इस आपकी किताब का अगला टॉपिक है परमाणु कैसे रह सकते हैं, यानी परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं, अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं। परमाणु ही अणु या आयन बनाते हैं। ठीक है, यही अणु और आयन आपस में जुड़कर यानी एकत्रित होकर द्रव्य यानी पदार्थ बनाते हैं, जिसे आप देख सकते हो, छू सकते हो या महसूस कर सकते हो। तो आगे का हेडिंग है आपके पास, परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं, यानी परमाणु का अस्तित्व है। परमाणु का अस्तित्व है। परमाणु का अस्तित्व है। मैंने बताया अभी कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं। स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं। परमाणु ही अणु या आयन को निर्माण करते हैं। परमाणु अणु एवं आयन बनाते हैं। परमाणु अणु एवं आयन बनाते हैं। आयन बनाते हैं। ये अणु और आयन आपस में एकत्रित होकर, संयोजित होकर, ये अणु अथवा आयन, ये अणु अथवा आयन आपस में संयोजित होकर द्रव्य यानी पदार्थ बनाते हैं। तो यह था परमाणु का अस्तित्व है कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में तो नहीं रह सकते हैं।
लेकिन ये परमाणु अणु एवं आयन बनाते हैं और ये आयन आपस में एकत्रित होकर या संयोजित होकर द्रव्य यानी पदार्थ बनाते हैं, जिसे आप छू सकते हो, महसूस कर सकते हो या देख सकते हो। ये था आपके परमाणु द्रव्यमान और ये था आपका परमाणु। कल हम यानी अगली क्लास के अंदर हम अणु के बारे में पढ़ेंगे। गुड आफ्टरनून।